आरएस करंट अपडेट में अभी की खबर है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए नई कृषि तकनीक। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे यह चर्चा में क्यों है, उसके बाद मुख्य बिंदुओं को जानते हुए मरुस्थलीकरण के बारे में जानेंगे और भारत में मरुस्थलीकरण की स्थिति को जानेंगे और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने थार रेगिस्तान की रेत को पॉलीमर और जैव सूत्रीकरण तकनीक द्वारा मिट्टी में बदलकर पहली बार गेहूं की खेती की है। इस तकनीक से शुद्ध भूमि की उत्पादकता बढ़ाने, मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ओर बढ़ते रेगिस्तान को रोकने की क्षमता है। मुख्य बिंदु: पॉलीमर रेत कणों को बांधकर मिट्टी जैसी संरचना बनाते हैं, जिससे जल धारण क्षमता बढ़ती है। जैव सूत्रीकरण सूक्ष्मजीव गतिविधि को प्रोत्साहित कर पौधों की सहनशीलता बढ़ाता है। बता दें कि गेहूं की फसल में केवल 3 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ी और प्रति 100 वर्ग मीटर में 26 किलो उपज प्राप्त हुई। बाजरा, ग्वार, गम और चना जैसी फसलों की उपज सामान्य मिट्टी की तुलना में 54% अधिक रही। इस तकनीक से बंजर रेगिस्तानी भूमि कृषि योग्य बन सकती है। बोए गए गेहूं के बीज और कटाई का अनुपात 1:20 रहा, जो सामान्य शुष्क भूमि की तुलना में 2 गुना है। जैव सूत्रीकरण तकनीक ने मिट्टी की संरचना को मजबूत किया और भूमि क्षरण को कम करने में मदद की। गौरतलब है कि फसलों की जल धारण क्षमता बढ़ने से सिंचाई चक्रों की संख्या घटकर केवल 3 से 4 तक सीमित रही। इस तकनीक ने फसल की प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे गर्मी और सूखे के प्रति सहनशीलता को बढ़ाया। प्रयोग सफल रहा और इससे प्रेरित होकर अन्य फसलों जैसे मूंग और बाजरा पर इसका विस्तार करने की योजना है। यह तकनीक मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को धीमा करने और स्थायी कृषि पद्धतियां विकसित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। मरुस्थलीकरण के बारे में: मरुस्थलीकरण भूमि के धीरे धीरे क्षरण की एक प्राकृतिक एवं मानवीय प्रक्रिया है, जिसमें भूमि की जैविक व आर्थिक उत्पादकता कम हो जाती है। 1949 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ए ऑबरेविल ने डेजर्टिफिकेशन शब्द को लोकप्रिय बनाया। 1970 के दशक में पश्चिम अफ्रीकी साहिल क्षेत्र में पड़े लंबे सूखे ने मरुस्थलीकरण की समस्या को वैश्विक स्तर पर गंभीर रूप में प्रस्तुत किया। मरुस्थलीकरण की पहचान भूमि की वनस्पति घनत्व में कमी, मिट्टी के क्षरण, जल की उपलब्धता घटने और उत्पादकता घटने से की जाती है। यह एक जटिल समस्या है जिसे समझने और हल करने के लिए जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे कई विषयों पर समन्वित उपयोग आवश्यक होता है। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया आत्मत्वरित होती है और यदि समय रहते रोकथाम न की जाए तो भूमि का पुनर्वास असंभव या बेहद महंगा हो सकता है। मरुस्थलीकरण और सूखा प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए पर्यावरणीय मृदा गहराई, ढाल, वर्षा, वनस्पति आच्छादन तथा सामाजिक आर्थिक संकेतक, परिवार का आकार, आय, भूमि स्वामित्व प्रयोग किए जाते हैं। भारत में मरुस्थलीकरण की स्थिति: भारत भूमिक्षय और मरुस्थलीकरण की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। 2011-13 से 2018-19 के बीच भूमिक्षय और मरुस्थलीकरण क्षेत्र में 14.5 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने 2019 में एक एटलस जारी किया, जिसमें बताया गया कि 2018-19 में देश का 29.77% क्षेत्र भूमिक्षय से प्रभावित था। लगभग 90% राज्यों में भूमिक्षय बढ़ा, जबकि केवल 4 राज्यों में इसमें थोड़ी कमी आई। भूमिक्षय के प्रमुख कारण जल व वायुपर्दन की वनस्पति आवरण का ह्रास बताए गए। भूमिक्षय में कृषि उत्पादकता, जल गुणवत्ता, जैव विविधता और मानव वन्यजीव जीवन स्थितियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। टेरी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 में भूमिक्षय से भारत को जीडीपी का लगभग 2.54%, करीब 3.17 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। चलिए देखते हैं एक अभ्यास प्रश्न। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा जारी 2019 के एटलस के अनुसार 2018-19 में देश का कितने प्रतिशत क्षेत्र भूमिक्षय से प्रभावित था? ए 19.77%, बी 25.50%, सी 29.77% और डी 34.20%।